हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग इस समय लेक्चर नंबर 2 पे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने आखिरी लेक्चर में फेरिंक्स के बारे में बात की थी और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ईसोफेगस के बारे में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब भी मैं ईसोफेगस के बारे में बात करता हूँ तो ईसोफेगस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है फूड पाइप। जब हम ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं, आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको फूड पाइप क्यों बोलते हैं, है ना। तो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। इसका नाम इसका काम बताता, ये फूड को कैरी कर जाता, इसलिए ये तो दुनिया इसको फूड पाइप कह जाता। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेनेशन है। फूड पाइप ईसोफेगस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे फेरिंक्स से बोलस को फूड पार्टिकल को कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है, कंडक्ट करता है और इसको लेके जाता है स्टमक के पास। यस सर। तो हमारा जो ईसोफेगस होता है इट इज़ 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमारा जो ईसोफेगस होता है हमारे बॉडी के 3 हिस्सों से पास होता है। सबसे पहले ये गले से पास होता है, फिर ये थोरैक्स से पास होता है और फिर ये एब्डोमेन में एंटर करता है डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए। यस सर, इज़ दैट क्लियर। तो ये बात भी आपको समझनी है कि हमारे ईसोफेगस के कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो गले में है, एक वो पार्ट जो थोरैक्स में है और एक वो पार्ट जो एब्डोमेन में है। यस सर, इज़ दैट क्लियर। तो मैं लिखता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बात करता हूँ सर्वाइकल के बारे में, बायोलॉजी में जब भी वर्ड सर्वाइकल आता इसका मतलब नेक बन जाता, मतलब सर्वाइकल का मतलब होता है गला। यस सर। आप लोग ये समझते हैं कि हम लोगों के पास डायफ्राम है, मैमेलियन प्रॉपर्टी। यस सर। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है। यस सर। ये मस्कुलर पार्टीशन है, इनवॉलंटरी मसल से ये बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से भी ये बना होता है। ये पार्टीशन यहाँ एग्जैक्टली लंग्स के नीचे पाया जाता है, लंग्स के नीचे ये पाया जाता है। यस सर। और इसको हम लोग इस पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर जो भी आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थोरैक्स। और डायफ्राम के नीचे जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। यस सर। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा जो ईसोफेगस होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। सर्वाइकल पार्ट ईसोफेगस का वो पार्ट है जो गले में पाया जाता है। सर्वाइकल पार्ट, इसका नाम इसका पोजीशन बताता है, ये नेक रीजन में आता है, इसलिए दुनिया इसको सर्वाइकल पार्ट कह जाता है। ये जो थोरैसिक पार्ट है ऑफ कोर्स ये थोरैक्स में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि थोरैक्स एग्जैक्टली है क्या। थोरैक्स वो पार्ट कहलाता है जो डायफ्राम के ऊपर आता है। यस सर। डायफ्राम के ऊपर जो भी आता, डायफ्राम के ऊपर जो भी आता थोरैक्स बन जाता, थोरैक्स कहलाता। यस सर, वेरी गुड। और डायफ्राम के नीचे जो भी आता, डायफ्राम के नीचे जो भी आता एब्डोमेन बन जाता, एब्डोमेन कहलाता। यस सर, वेरी गुड। सो एब्डोमिनल पार्ट हमेशा एब्डोमेन में रहेगा, थोरैसिक पार्ट हमेशा थोरैक्स में रहेगा। यस सर, वेरी सिंपल है, आपको समझ में आ गया है। अब आपको ये भी समझना है कि ये कौन से ऑर्गन के थ्रू पास होगा। यस सर। तो ये गले से पास होगा, पास थ्रू होगा, गले से निकलेगा, कहाँ आएगा, थोरैक्स में आएगा। थोरैक्स में भी ये पास थ्रू होगा, किसके थ्रू पास होगा, डायफ्राम को पेनिट्रेट करेगा। तो ये बात अच्छे से समझ लो कि इट इज़ गोइंग टू पेनिट्रेट द डायफ्राम। यस सर। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले ईसोफेगस, पहली बात जो इस समय आपको नेक्स्ट पॉइंट में याद रखनी है कि आपका जो ईसोफेगस है वो आपके ट्रैकिया के पीछे पाया जाता है, बिहाइंड द ट्रैकिया। ये पहली चीज़ है। यस सर।
तो हमेशा ट्रैकिया सामने होगा, विंड पाइप हमेशा आगे होगा, उसके पीछे हम लोगों का ईसोफेगस होगा। उसी तरीके से ये हार्ट के भी पीछे पाया जाता है। हमारा हार्ट फ्रंट में होगा और उसके पीछे आपका ये ईसोफेगस होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि ईसोफेगस इज़ फाउंड बिहाइंड द ट्रैकिया एंड बिहाइंड द हार्ट एंड इट इज़ पेनिट्रेटिंग थ्रू, इट इज़ पासिंग थ्रू डायफ्राम। हम लोग अपने ईसोफेगस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे ईसोफेगस का 1/3 पार्ट और हमारे ईसोफेगस का 2/3 पार्ट। हमारे ईसोफेगस का जो 1/3 पार्ट होता है वो वॉलंटरी होता है, ये एंटीरियर होता है। तो ये हमारे ईसोफेगस का एंटीरियर पार्ट है, ये हमारे ईसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट है। ये जो एंटीरियर पार्ट होता है वॉलंटरी होता है और ये जो 2/3 जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो इनवॉलंटरी होता है। मैं लिखता हूँ फिर मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईसोफेगस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 1/3 हिस्सा जो आगे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर। अगर आपको मालूम नहीं है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है तो आप लिख लीजिए। एंटीरियर का मतलब होता है क्लोज टू द माउथ और पोस्टीरियर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द माउथ। यस सर। सो जो फर्स्ट पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो वॉलंटरी होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि इसकी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे विल पावर कंट्रोल के अंदर है। इनवॉलंटरी का मतलब हमारे विल पावर कंट्रोल में नहीं है। इन मतलब नॉट, वॉलंटरी मतलब विल पावर। इन मतलब नॉट, वॉलंटरी मतलब विल पावर। नॉट इन द कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर, हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं आता, ऑटोमेटिक ही ये हो जाता, इसलिए तो दुनिया इसको इनवॉलंटरी कहे जाता। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अगर 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 आपने कोई फूड खाया और आपके ये अभी 1/3 पार्ट में है तो आप अपनी ताकत यूज़ करके, यस सर, ये वॉलंटरी है, मतलब यहाँ पे आपकी ताकत चलती है, आपका विल पावर यूज़ हो सकता है, लेकिन लास्ट के 2/3 में यूज़ नहीं हो सकता है। तो अगर आपका फूड 1/3 पार्ट में अगर प्रेजेंट है तो आप उसको निकाल सकते हो, खुद से निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो 2/3 पार्ट है तो आप उसको नहीं निकाल सकते हो। ये तब निकलेगा जब आप वॉमिट करोगे तो ही निकलेगा। यस सर। तो ये आपके विल पावर कंट्रोल में नहीं है, वॉमिटिंग आपके विल पावर कंट्रोल में नहीं है। यस सर। आपको खुद को प्रमोट करना होगा, स्टिमुलेट करना होगा, एक्टिवेट करना होगा ताकि आप वॉमिटिंग करें। वॉमिटिंग होना एक नॉर्मल फिनोमिनन नहीं है। यस सर, वेरी गुड। सो ईसोफेगस का जो पहला 1/3 पार्ट होता है वो वॉलंटरी होता है और जो 2/3 पार्ट होता है दूसरा पार्ट वो इनवॉलंटरी होता है। यस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईसोफेगस के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। यस। तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम इसके पार्ट को डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हम लोगों का ईसोफेगस है। आप ऐसा समझ रहे होंगे कि ये जो ईसोफेगस है ये मैंने बीच में थोड़ा थिक फिर थिन फिर थिक फिर थिन ऐसा क्यों ड्रॉ किया है? यस सर। आप सभी को मालूम है कि बोलस क्या होता है। बोलस जब भी आप खाना खाते हैं उसको च्यू करते हैं और वो खाना एक मिनिमम साइज़ ऑफ फूड में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बोलस। तो ये जो बोलस होता है ये ईसोफेगस में पास होगा। सपोज़ ये बोलस है,
सपोज़ ये बोलस है, तो यहाँ पे बीच में ये बोलस है, यहाँ पे बीच में ये बोलस है। तो बोलस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? बोलस का मतलब होता है मिनिमम साइज ऑफ फूड विच पास थ्रू द ईसोफेगस, इसी को हम बोलते हैं बोलस। अब आप ये अच्छे से समझ लो कि ये आपका हो जाता है बोलस। यस सर। अब आप ऐसा समझिए कि अगर इस बोलस को ट्रैवल करना है, ईसोफेगस का काम क्या है, ईसोफेगस का फंक्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज़ पॉइंट नंबर 6 कॉल्ड फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस का फंक्शन ये होता है कि ईसोफेगस ट्रांसफ़र करता है, ये बोलस को ट्रांसफ़र करता है, फूड को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र इन दिस ऑर्गन। ये ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं फूड बैग, आपका फूड बैग है, और ये ऑर्गन हम लोगों का अगला ऑर्गन होगा। यस सर। तो इस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टमक। यस सर। तो ये जो बोलस है, इस बोलस को यहाँ पे स्टमक में ट्रांसफ़र करने का काम होता है। ये जो बोलस है, उस बोलस को स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम होता है ईसोफेगस का। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ईसोफेगस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू या फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये उठता है कि ये इस फूड को कैसे ट्रांसफ़र करता है ना? कौन सा प्रोसेस वर्कआउट करता है यहाँ पे? एवरीबडी फोकस हियर। आप ऐसा समझ लीजिए कि ईसोफेगस एक पाइप है, एक्चुअली में वो पाइप है, समझिए मत, वो सचमुच में पाइप है। और इस किसी भी पाइप के अंदर, यस सर, ये फूड है, मतलब कोई भी पार्टिकल है, ग्रीन पार्टिकल है, जिसको हम यहाँ पे बोलस बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो बोलस है वो ईसोफेगस में आए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस बोलस के जो पीछे का एरिया है वहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। यस सर। और इस बोलस के आगे का जो एरिया है उसको मुझे क्या करना होगा? रिलैक्स करना होगा। क्या मुझे हमेशा ये एक बार करना पड़ेगा या हमेशा करते रहना पड़ेगा? तो मुझे इसको हमेशा करते रहना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा हमेशा करूँगा, मतलब बोलस के पीछे कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको डायरेक्शन ऑफ एरो समझ में आ रहा है, बोलस के आगे की साइड में या नीचे की साइड में रिलैक्स। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता जाऊंगा, यस, ऐसा मैं एक बार नहीं करूंगा, ऐसा मैं करता ही जाऊंगा। जब भी कोई भी मसल्स अपने रिदम में, यस, अपने रिदम में मतलब खुद से ऑटोमेटिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो, यस, तो ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। समझ में आया? और इस इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस को, जिसमें ईसोफेगस रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो बोलस होता है, जो फूड होता है, वो स्टमक में आता है। इस मूवमेंट को, ईसोफेगस के इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो अब ये सवाल पूछा जाएगा कि ईसोफेगस क्या करता है? तो ईसोफेगस हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ फूड और बोलस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। अब अगला सवाल पूछा जाएगा कैसे? तो आपको बोलना है पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलना है आपको? पेरिस्टाल्सिस। फिर आपको सवाल पूछा जाएगा कि पेरिस्टाल्सिस एग्जैक्टली होता क्या है? फिर आपको जवाब देना होगा, पेरिस्टाल्सिस इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। यस सर। तो क्या ये जो मूवमेंट होता है ये ऑटोमेटिक होता है या हम अपनी ताकत यूज़ करके ये मूवमेंट करते हैं? तो इसका जवाब है कि ये ऑटोमेटिक होता है, और जो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है उसको हम हमेशा इनवॉलंटरी बोलते हैं। तो पूरा डेफिनेशन क्या होगा? इनवॉलंटरी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस। मैं यहाँ पे इनवॉलंटरी लिखता हूँ, इनवॉलंटरी
रिदमिक इनवॉलंटरी कॉमा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टैसिस। एक और पॉइंट आप अच्छे से समझ लो कि ईसोफेगस कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, मतलब इसका डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करते हैं। उसमें से जो पहला ऑर्गन है वो है ईसोफेगस और जो दूसरा ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर तो ग्लैंड हो के भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। लीवर वो ऑर्गन कहलाता बाइल को सिंथेसाइज कर जाता, बाइल को सिंथेसाइज करने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर कर जाता। जब भी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो बाइल रिलीज़ होता और बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नज़र नहीं आता। इसीलिए तो ये बात मैं कह जाता कि लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं कर पाता। यस, वेरी गुड। सो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ईसोफेगस डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया और यहाँ पे ईसोफेगस ख़त्म होता है। और हम लोग बात करेंगे स्टमक के बारे में। ईसोफेगस से हम लोग स्टमक में आए। ईसोफेगस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हम यहाँ पे अपने स्लाइड पे सीख लेते हैं। यस सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ईसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं। सर्वाइकल पार्ट जो गले में पाया जाता है, देन आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ नेक्स्ट पार्ट जो थोरैक्स रीजन में पाया जाता है, उसको हम थोरैसिक पार्ट बोलते हैं। और जब वो नीचे आता है तो उसको हम एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि वो डायफ्राम को पेनिट्रेट कर रहा है ना। तो ये पार्ट के साथ आप दूसरा डायग्राम भी देख लीजिए जिसमें हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट को बता रहे हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। बोलस का डेफिनेशन सभी बच्चों को याद हो गया है ना। बोलस इज़ द मिनिमम साइज ऑफ फूड विच पास थ्रू द ईसोफेगस। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो बोलस है वो कैसे स्लोली तरीके से फेरिंग्स से ईसोफेगस में, फेरिंग्स से स्टमक के अंदर पास हो रहा है। यस सर। तो आप देख सकते हैं बोलस के पीछे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और बोलस के नीचे आगे की साइड में, फ्रंट के साइड में, नीचे के साइड में वो रिलैक्स हो रहा है। तो देयर इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनवॉलंटरी होता है। ये हमारे विल पावर कंट्रोल में नहीं हो पाता, ये हमारे विल पावर कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए तो ये ऑटोमेटिक हो जाता, इस पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं आता। तो इस तरीके से ईसोफेगस का फंक्शन होता है और इससे रिलेटेड डायग्राम्स होते हैं जो हमने सीखा। यस सर। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टमक के बारे में।